वो मुस्कुराया और बोला, तुम दोनों ने तो मुझे चौंका ही दिया था। भला इस प्रकार भी किसी के घर में दाखिल हुआ करते हैं? मैं तुम दोनों की पिटाई भी कर सकता था। शेख ही बगाड़ना छोड़ो फ्रैंक, गर्नी ने रौबदार आवाज में कहा। तुम एक मुसीबत में फंस चुके हो। फ्रैंक की आंखें और अधिक सचेत हो उठी। उसकी भुजाएं फड़कने लगी। मुसीबत? कैसी मुसीबत? क्या तुम मेरे लिए कोई मुसीबत पैदा करना चाहते हो? यदि ऐसा है तो तुम्हें पछताना पड़ेगा, वो बोला। साफ साफ बताओ, तुम लोग कहना क्या चाहते हो? गर्नी ने एक कुर्सी घसीटी और उस पर बैठ गया। सावधानीवश उसने मेज को फ्रैंक और अपने बीच में खिसका लिया। डिल्लन दरवाजे के साथ टिका खड़ा रहा। बैथ लगातार उसकी ओर देख रही थी। डिल्लन की सर्द आंखों से उसे डर लग रहा था। हम तुम्हें ये कहने आए हैं, गर्नी ने सामान्य स्वर में कहा, कि ये प्रतियोगिता सैकी ने ही जीतनी है, समझे? फ्रैंक ने होठ गोल करके सीटी बजाई। ओह ऐसा? हाँ हाँ, वो जरूर जीत जाएगा, बशर्ते कि अंतिम राउंड तक अपने पैरों पर खड़ा रह सके। फ्रैंक बोला, तुम शायद समझ नहीं पाए हो, गर्नी ने शांत स्वर में उसे समझाया। देखो, ये प्रतियोगिता तुम्हें जानबूझकर हारनी होगी। अब आई बात समझ में? दरवाजे के पास खड़े डिल्लन ने धीमे मगर कठोर स्वर में कहा, मैं कहता हूं। फ्रैंक ने गर्दन घुमाकर निरीक्षणात्मक दृष्टि से डिल्लन की ओर देखा। कौन हो तुम? क्या पागल हो गए हो? इससे पहले कि मैं तुम दोनों को उठाकर बाहर फेंक दूं, चले जाओ यहां से, दफा हो जाओ, उसने गुस्से भरी आवाज में कहा। कुछ देर तक खामोशी रही। फिर डिल्लन ने कठोर स्वर में कहा, सोच लो, यदि तुम कुश्ती को जानबूझकर नहीं हारे तो तुम्हें ढेर सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। फ्रैंक के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। तुम्हारी ये मजाल, अच्छा तो चूहो ये लो, कहकर उसने फुर्ती से मेज को एक ओर धकेल दिया। गर्नी तत्काल उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा फीका पड़ गया था। तभी बैथ चीख उठी। उसने डिल्लन के हाथ में एक बड़ी सी पिस्तौल प्रकट होती देखी। फ्रैंक की भी नजरें डिल्लन के हाथ में थमी पिस्तौल पर पड़ी और वो एकदम थम गया। ओह ओह ओह, तो ऐसी बात है? बिल्कुल ऐसी ही बात है, डिल्लन ने विष भरे स्वर में कहा। अब यदि तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारे पेट में बड़ा सा छेद कर दूंगा, समझे? भय से सहम कर बैथ ने फ्रैंक की बांह थाम ली। कुछ मत करना हैरी, कुछ मत करना प्लीज, कुछ मत करना, वरना ये पागल सचमुच गोली मार देगा, वो फुसफुसाई। डिल्लन दीवार के साथ खड़ा रहा। गुस्से से उसके होठ भिजे हुए थे। जरा सी भी गलत हरकत करने की कोशिश की तो फौरन शूट कर दूंगा, वो दहाड़ा। फ्रैंक के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वो हिंसा से बहुत दूर रहता था। पिस्तौल की झलक ने उसे बुरी तरह से हिलाकर रख दिया था। उसने अपनी आवाज यथासंभव संयत की और बोला, तुम लोग पागल हो गए हो। तुम देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। खामोश, डिल्लन हिंसक स्वर में गुर्राया। अब सुनो, तुम्हें मेरा आदेश मानना होगा। तुम्हें ये मुकाबला जीतना ही होगा, समझे? 5वें राउंड के होते होते सैकी जीत जाना चाहिए। तुम्हें ये सब किस ढंग से करना है, ये सोचना तुम्हारा काम है, पर सैकी को हर हाल में जीतना ही होगा। हमने उस छोकरे पर बड़ी मोटी धनराशि लगाई है। हम किसी भी प्रकार का रिस्क लेने को तैयार नहीं है। बैथ चीखने लगी। उसके गले से निकलती अजीब अजीब आवाजें सुनकर गर्नी परेशान हो गया। डिल्लन कहता गया, जब तुम रिंग में दाखिल हो तो बहुत बढ़िया हाथ दिखाना, पर इस बात का ध्यान रखना कि उसे चोट नहीं लगने पाए। बस इस तरह से हाथ चलाते रहना जिससे दर्शकों का मनोरंजन होता रहे, समझ गए? फिर सैकी को मौका देना कि एक आध करारा हाथ तुम्हें भी लगा सके, लेकिन ऐसा लगना चाहिए कि जैसे अचानक ही भाग्यवश उसे मुक्के मारने का मौका मिल गया हो। ठीक है? फिर तुम गिर जाना
और रेफरी की अंतिम सीटी बजाने तक पड़े ही रहना। पर एक बात हरगिज मत भूलना, अगर तुमने मेरे साथ डबल क्रॉस करने की कोशिश की तो तुम्हारी वो कत बनाऊंगा कि तुम्हारे फरिश्ते भी कांप उठेंगे। इस बात को हरगिज मत भूलना। क्षण भर के लिए गर्नी को यूं लगा जैसे फ्रैंक डिल्लन पर हमला करना चाहता हो। फ्रैंक ने आगे लपकने की कोशिश भी की, लेकिन पिस्तौल की वजह से वो सहम गया। उसने सोचा, जब तक वो डिल्लन के नजदीक पहुंचेगा तब तक ये हत्यारा पता नहीं कितनी गोलियां मेरे बदन पर दाग देगा। इसलिए वो मन मारकर हाथों को मलता हुआ वहीं का वहीं खड़ा रह गया। अंत में वो बोला, जैसा तुम कहते हो वही होगा, सैकी ही जीतेगा। उसके गले में से यूं आवाज निकली जैसे उसे ये कहते हुए अपार कष्ट हो रहा हो। गर्नी ने बैत को फ्रैंक की ओर धकेल दिया। बैत फ्रैंक के पैरों के पास घुटनों के बल जा गिरी। उसने मजबूती से फ्रैंक का हाथ थाम लिया। डिल्लन कुछ देर तक दोनों को घूरता रहा, फिर उसने गर्नी की ओर सिर को झटक कर संकेत किया। दोनों किसी भूत की तरह रात के अंधेरे में बाहर निकले और अंधकार में विलीन हो गए। डिल्लन को अभी के स्टोर में छोड़ने के बाद गर्नी काफी देर तक कार में बैठा सिगरेट के कश लगाता रहा। रात शांत थी और हवा भी नहीं चल रही थी। आसमान पर काले काले बादल कोयलों के ढेर जैसे लटकते दिखाई पड़ रहे थे। चंद्रमा का प्रकाश भी केवल पेड़ों की चोटियों तक ही पहुंच रहा था। गर्नी उत्तेजित था और उसी उत्तेजना की वजह से वो सिगरेट पर सिगरेट पिए जा रहा था। कार की बत्तियां बुझी हुई थीं। सिर्फ सिगरेट का सिरा चमकता दिखाई दे रहा था। उसके दिमाग में कई विचार रेंग रहे थे। पिस्तौल की अहमियत से वो कुछ ज्यादा ही प्रभावित हुआ था। उसने देखा था कि डिल्लन ने पिस्तौल दिखाते ही किस तरह फ्रैंक का सारा जोश कुछ ही क्षण में पानी के बुलबुले की तरह बैठा दिया था। पिस्तौल अगर पास हो तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। फ्रैंक की सारी अकड़ क्षण भर में ही पिस्तौल की नाल देखते ही उड़न-छू हो गई थी और वो कैसी नम्रता से बातें करने लगा था। अगर पिस्तौल डिल्लन के पास न होती तो फ्रैंक ने उसे बुरी तरह मसल कर रख देना था। वो कब का उसे हड्डियों का सुरमा बना चुका होता। जाहिर है कि पिस्तौल वाकई एक शक्तिशाली चीज है। तभी एक कार बगैर आवाज किए उसके पास से निकल गई। गर्नी ने चालक की एक झलक देखी। वो एक सुंदर महिला थी जो साफ सुथरे लिबास में स्टीयरिंग व्हील पर बैठी हुई थी। उसे फौरन मीरा का ध्यान हो आया। छोकरी वाकई मजेदार है, उसने सोचा। फिर उसने कार स्टार्ट की और मीरा के मकान की ओर चल पड़ा। बच के घर तक पहुंचने में उसे ज्यादा देर नहीं लगी। लकड़ी के इस पुराने मकान से काफी फासले पर एक पेड़ के नीचे उसने अपनी कार रोकी और बत्तियां बुझा दी। सड़क से काफी हटकर पार्क की गई उसकी कार उसे ज्यादा सुरक्षित लगी। वो बाहर निकला और बच के मकान की ओर चल दिया। नीचे के कमरे में केवल एक बत्ती जल रही थी। धीरे धीरे सावधानी से चलता हुआ वो खिड़की की ओर बढ़ा। बच के कान काफी तेज थे, इस बात का गर्नी को पूरा ख्याल था। उसने खिड़की पर धीरे से हाथ रखा और धीरे से अंदर झांक कर देखा। उसके काफी निकट ही कमरे में खड़ी मीरा अपने कपड़े प्रेस कर रही थी। वो अकेली थी। वो नीचे झुका और धीरे धीरे चलकर मुख्य दरवाजे पर आ पहुंचा। उसने धीमे से दरवाजे को थपथपाया। उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। फिर उसे मीरा की आवाज सुनाई दी। कौन है? अकेली हो क्या मीरा? उसने धीमे स्वर में पूछा। मीरा ने गर्नी की फुसफुसाहट सुनी और वो फौरन दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। ओहो, तुम हो निक, वो बोली। उसकी आवाज में अजीब सा कंपन था। हाँ, मैं ही हूं, गर्नी बोला। वो मीरा की आवाज के कंपन को महसूस नहीं कर पाया था। बच अंदर है क्या? मीरा ने इनकार में सिर हिलाया। व्यायामशाला गया है, वो बोली। वैसे लौटने ही वाला है। मुझे अंदर आने दो ना, तुमसे
तो बातें करनी है। नहीं नहीं, मीरा ने घबराए स्वर में उत्तर दिया। इस वक्त नहीं, बहुत देर हो चुकी है, पापा बस लौटने ही वाले होंगे। गरनी ने हाथ बढ़ाकर उसकी बाह थाम ली। अब अंदर आने भी दो, यहाँ खड़ी खड़ी तो तुम इतने सुंदर नहीं लग रही हो। हाँ? उसके स्पर्श मात्र से ही मीरा ढीली पड़ गई। गरनी उसे एक और करके अंदर चला गया। अब दोनों कमरे में दाखिल हुए तो मीरा ने अपना हाथ छुड़ा लिया और अलग खड़ी हो गई। वो दीवार के साथ सटकर खड़ी हो गई और बोली, तुम्हें सावधानी से काम लेना चाहिए निक, वो वापस लौटने ही वाला है। तुम तो उसे भली भांति जानते हो, किसी भी क्षण वो दबे पांव यहाँ आ धमकेगा। ये समय हमारे मिलने के लिए उपयुक्त नहीं है। प्लीज निक, किसी और वक्त। मुझे डर लग रहा है, वो बस पहुंचने ही वाला है, प्लीज मान जाओ ना निक। गरनी ने उसे हाथ बढ़ाकर थाम लिया। मीरा ने उसकी पकड़ से आजाद होने की कोशिश की, पर जैसे ही गरनी के होठ उसके होठ से मिले, उसका सारा विरोध समाप्त हो गया। उसके दोनों हाथों ने गर्मी को अपने बाहुपाश में भर लिया। बाहर सड़क पर आता हुआ बच अपने मकान की ओर बढ़ रहा था। घास पर उसके पैरों की पदचाप नहीं सुनाई देती थी। आंखें न होते हुए भी वो अपने मकान के रास्ते का अभ्यस्त हो चुका था। सिर झुकाए घास पर चलते हुए उस वक्त डिल्लन के बारे में सोच रहा था। सैंकी के विचारों से वो परेशानी महसूस कर रहा था। उसने सैंकी पर काफी मोटी धनराशि लगाई थी। यदि सैंकी पराजित हो जाता है तो वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। धीरे धीरे चलता हुआ वो बरामदे की सीढ़ियों तक आ गया। अंदर दाखिल होने से पहले बाहर की स्वच्छ हवा आखिरी बार सूंघने के लिए वो क्षण भर के लिए ठिठका। उसने महसूस किया कि रात को तूफान आने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। ज्यों ही बच ने अंदर प्रवेश किया, मीरा दीवार पर से उछलकर नीचे उतरी। गरनी भी फौरन बैठ गया। भय के कारण उसका चेहरा सफेद पड़ गया। यदि बच ने उसे यहाँ इस हालत में पकड़ लिया तो वो उसकी गर्दन ही तोड़ डालेगा। मीरा ने जूतों और जुराबों के अलावा शरीर पर कुछ भी नहीं पहन रखा था। पहले झटके के प्रभाव से मुक्त होकर उसने अपने आप को संयत करने की चेष्टा की। गरनी सांस रोककर दीवार के साथ चिपक कर बैठ गया। मीरा स्थिर स्वर में बोली, आ गए आप? मैं बस सोने ही जा रही थी। बच दरवाजे के पास ही खड़ा रहा। किसी कारण उसे महसूस हुआ कि कोई गड़बड़ जरूर है। अपना सिर एक ओर झुकाकर उसने सुनने की कोशिश की, फिर बोला, हाँ काफी देर हो चुकी है। मीरा ने गरनी को संकेत द्वारा समझाया कि वो जहां है वहीं स्थिर खड़ा रहे। दीवार के समीप अपनी कोहनियों के बल टिका हुआ गरनी इस प्रकार बैठा था कि उसकी एक टांग फर्श पर थी। तभी उसके चेहरे पर पसीना आ गया। बत्ती की रोशनी में उसका चेहरा फक दिखाई दे रहा था। बच ने दरवाजा बंद कर दिया और थोड़ा आगे बढ़ा। सैंकी ठीक ठाक है ना? हाँ, बच ने उत्तर दिया और अपनी गंजी खोपड़ी पर हाथ फिराने लगा। वो सीधा गरनी की ओर ही देख रहा था। गरनी को उसकी आंखों के दो पीले से धब्बे अपने दिमाग में घुसते हुए प्रतीत हुए। यहाँ इतनी खामोशी क्यों है? बच ने मीरा से पूछा। मीरा नीचे झुकी और अपने कपड़े उठा लिए। जैसे ही उसने अपना लिबास पहनना शुरू किया, कपड़ों की सरसराहट सुनकर बच बोल उठा, तुम क्या कर रही हो? मीरा कांप उठी। कपड़े उसके हाथ से फिसल कर नीचे आ गए। मैंने बताया तो, मैं सोने जा रही थी, वो बोली। फिर बच का ध्यान दूसरी ओर बटाने के लिए उसने पूछा, सैंकी जीत तो जाएगा ना? उस छोकरे में तुम्हारी कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी लगती है, बच ने पूछा। एक ही पोजीशन में बैठे बैठे गरनी के जिस्म में पीड़ा होने लगी थी। मारे दहशत के वो हिल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि हिलने डुलने से बच फौरन उसकी उपस्थिति का आभास पा सकता था। बच पर अपनी निगाहें टिकाए वो स्थिर भाव से बैठा रहा। हाँ, मीरा बोली, दिलचस्पी क्यों नहीं? उस पर तो तुमने इतनी मोटी रकम जो लगा रखी है।
हालांकि मीरा भरसक प्रयत्न कर रही थी कि उसकी आवाज से बच कोई ऐसा अनुमान न लगा ले जिससे उसे शक हो जाए। उसके घुटने कांप रहे थे। वो मन ही मन सोच रही थी, बूढ़े ने कहीं अनुमान तो नहीं लगा लिया होगा कि कोई उसके पास मौजूद है। वो आगे बढ़ी और अपने कपड़े उठा लिए। ऐसा करते समय न तो उसने गरनी की ओर देखा और न ही गरनी ने उसकी ओर। बच तेजी से आगे बढ़ा। गरनी के पैर पर उसका पैर पड़ते पड़ते बचा। उसने मीरा का लिबास झटक दिया। मीरा हतप्रद होकर दीवार के साथ जा लगी। उसकी आंखें फैल गईं। बच ने लिबास को अपने हाथों से टटोलने के बाद नाक से लगाकर सूंघा। उसका मोटा बड़ा चेहरा कुछ मटियाला सा पड़ गया। तुमने इसे उतारा किस लिए था? वो घुर्राया। मीरा यथासंभव अपनी आवाज पर काबू रखते हुए बोली, आज तुम्हें क्या हो गया है पापा? कोई लड़की अपने कपड़े भी नहीं उतार सकती क्या? इधर आओ। वो दहाड़ा। गरनी की सांस अटकने लगी। मीरा अपने आप को दीवार के साथ चिपकाती हुई बोली, लानत है, मैं नहीं आती। बच धीरे धीरे चलता हुआ दरवाजे के पास पहुंचा। उसने दरवाजे को ताला लगा दिया, चाबी निकाली और जेब में डाल ली। यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, जरूर हो रही है, वो फंफकारता हुआ बोला। देखता हूं क्या हो रहा है यहाँ। गरनी को फौरन पिस्तौल की याद हुआ आई। अगर ऐसे में पिस्तौल मेरे पास होती तो मैं पाजी की खोपड़ी तोड़ देता, उसने सोचा। बच तेजी से मीरा की ओर लपका। मीरा फौरन पीछे हट गई और दीवार के साथ लगकर हांफने लगी। अपनी निर्जीव आंखों को मीरा पर गाड़े हुए बच बोला, तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि मेरे पास आ जाओ। नहीं नहीं, मीरा सहमी हुई आवाज में बोली। दरवाजा खोलो, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे डराने की कोशिश मत करो प्लीज पापा। बच ने एक झपट्टा मारा और इस बार उसने मीरा का बाजू थाम लिया। उसने उसे पकड़कर अपनी ओर खींचा। ओह छोड़िए छोड़िए, मुझे जाने दीजिए प्लीज। मीरा चीखी। गरनी उचककर उठकर खड़ा हो गया। तभी बच ने गर्दन घुमाकर उसकी ओर देखा। क्या था उधर? उसने मीरा को झिझोड़ा। बोल कौन है तेरे कमरे में? बता, यहाँ जरूर कोई और भी है। हांफती हुई मीरा बोली, तुम्हें वहम हो गया है, यहाँ और कोई भी नहीं है। बच ने एक जोरदार थप्पड़ मीरा के गाल पर दे मारा, फिर उसकी कलाइयां पकड़ी और उसका कांपता हुआ जिस्म टटोलने लगा। गरनी एक एक इंच खिसक कर खिड़की की ओर बढ़ रहा था। मीरा ने उसको खिसकते देखा और वो जोर जोर से चीखने लगी ताकि गरनी के पैरों की आवाज बच न सुन सके। बच ने हाथ उठाकर उसका गला दबोच लिया। मीरा की चीख दब कर रह गई। गरनी खिड़की से बाहर कूदा और भाग गया। ओह, तो ये बात थी, बच ने हिंसक स्वर में कहा। पता कुतिया कौन था वो? मीरा को लगा जैसे उसके घुटने कांप रहे हैं। यदि बच ने उसे पकड़े न रखा होता तो शायद वो कब की नीचे गिर गई होती। बता कौन था वो? बच ने उसे झंझोड़ते हुए फुंफकारा। सुन रही है ना तू? बता कौन था वो हरामजादा? नहीं बताऊंगी। अपने हाथ छुड़ाने की चेष्टा करती हुई मीरा बोली। उसकी आवाज में अब कंपन था। तुम मुझे ये बताने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तो ये इरादे हैं? मैं भी देखता हूँ कितनी देर तक नहीं बताएगी तू। वो उसे घसीटता हुआ दीवार तक ले गया। फिर उसने मीरा को सोफे पर पटक दिया। उसने एक हाथ से मीरा की कलाई पकड़े रखी थी और दूसरे हाथ से चमड़े की अपनी बेल्ट खोलने लगा। भय के कारण मीरा की आंखें फट पड़ी। वो निस्तब्ध सोफे पर पड़ी रही और बच की ओर देखती रही। पसीने के कारण बच के हाथों में फिसलन पैदा हो गई थी। मीरा ने झटका देकर अपनी कलाई छुड़ा ली
और उसकी पकड़ से आजाद होकर दीवार से दूसरी ओर लुढ़क गई। बच ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, किंतु तब तक मीरा पास पड़ी कुर्सी उठा चुकी थी। उसने कुर्सी उठाई और बच के सिर पर दी मारी। बच क्योरा कर नीचे गिर गया। मीरा भयभीत हो गई। उसने अपना लिबास उठाया और कमरे से भागकर बाहर निकल आई। प्रतियोगिता हॉल में वे लोग अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ गए। गरनी सबसे आगे था, उसके पीछे डिल्लन और फिर सबसे अंत में मॉर्गन था। सारा हॉल हाउसफुल था और उन लोगों को अपनी निश्चित सीट पर पहुंचने में कठिनाई पेश आ रही थी। उनकी सीटें रिंग के बिल्कुल करीब थीं। मुख्य मैच के पहले छोटे छोटे मुकाबले आरंभ हो चुके थे। जैसे ही वे लोग अपनी सीटों तक पहुंचे, हॉल की बत्तियां धीमी पड़ने लगीं। गरनी एक दुबली पतली सी छोकरी के पास से गुजरने लगा तो उसकी स्कर्ट घुटनों के ऊपर तक उठ गई। पर इससे पहले कि गरनी क्षमा मांगता, लड़की बोल उठी, ओह कोई बात नहीं। डिल्लन ने हिकारत से लड़की की ओर देखते हुए कहा, वैश्या कहेंगे, टांगे फैलाए बैठी है। लड़की के पीछे बैठे दो मोटे से व्यक्ति डिल्लन की बात पर खिलखिलाकर हंस पड़े। लड़की का चेहरा लज्जा से लाल हो गया, पर डिल्लन के चेहरे के भाव देखकर वो डर गई। फौरन उसने टांगे सिकोड़ ली। डिल्लन और मॉर्गन आगे की ओर बढ़ लिए। तीनों अपनी अपनी सीटों पर आकर बैठ गए। रिंग यानी अखाड़े की तेज रोशनी में सिगरेट के धुएं का धुंधलापन साफ दिखाई पड़ रहा था। हॉल में बहुत गर्मी थी। डिल्लन ने अपने कॉलर का बटन खोलकर अपनी टाई ढीली की। दोनों बॉक्स बार बार एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। गरनी थोड़ा आगे झुका और डिल्लन से पूछा, सैंकी को देखा तुमने? मुझे तो वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इस पर डिल्लन ने कहा, सैंकी की परवाह मत करो, पर मेरे विचार में यदि मैं फ्रैंक से एक बार मिल ही लूं तो कैसा रहेगा? ख्याल बुरा नहीं है। वैसे हमने उसे पूरी तरह से भयभीत तो कर ही दिया है। तभी दोनों लड़ते हुए मुक्केबाजों में से एक घुटनों के बल नीचे गिर गया। दर्शकों में से कई लोगों की लंबी आहें निकल आईं। मॉर्गन चीखा, उठो बेवकूफों, जल्दी उठकर खड़े हो जाओ और हमला करो। रेफरी ने गिनती गिननी शुरू कर दी। तभी सहसा डिल्लन उठा और मॉर्गन के पास से गुजरकर उछलकर उस लड़के के पास कॉरिडोर में जा पहुंचा। ड्रेसिंग रूम की ओर जाने वाले कॉरिडोर की छोर पर पीली जर्सी पहने एक छोकरा खड़ा हुआ था। उसने डिल्लन को टोका, बस बस, अब उससे आगे नहीं जा सकते तुम, मैं ड्यूटी पर हूं। डिल्लन ने सामान्य स्वर में कहा और आगे बढ़ गया। इससे पहले कि वो लड़का कुछ और विरोध करता, डिल्लन ने उसे एक ओर धकेल दिया। डिल्लन सैंकी के कमरे में पहुंचा। मेज के पास स्टूल पर हैंक बैठा हुआ था और अपने जिस्म पर लाल ड्रेसिंग गाउन लपेटे सैंकी एक मेज पर लेटा हुआ था। डिल्लन के पहुंचते ही दोनों ने चौंक कर उसकी ओर देखा। एक और मैच के बाद इसी का नंबर है, हैक ने बताया। सैंकी आधा उठकर बैठा। कैसा लग रहा है तुम्हें? डिल्लन ने सैंकी से पूछा। सैंकी बोला, मैं ठीक हूँ। ये पक्का है ना कि फ्रैंक मुझसे जानबूझकर हार जाएगा? उसने पूछा। डिल्लन ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बिल्कुल ही कोशिश नहीं करोगे। सुनो सैंकी, तुम्हें उस बाजी पर कड़ी नजर रखनी होगी। हैंक तेजी से बोला, हाँ हाँ, नजर तो रखेगा ही। वैसे तुम्हारा क्या विचार है, वो कोई बदमाशी करना चाहेगा क्या? डिल्लन ने इनकार में सिर हिलाया और बाहर आ गया। कॉरिडोर से गुजरकर वो फ्रैंक के कमरे के सामने पहुंचा। एक बार उसने कोट की जेब में हाथ डालकर पिस्तौल के ठंडे दस्ते को महसूस किया, फिर दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। फ्रैंक लापरवाही से अपने दोनों पैरों को देख रहा था। उसका ट्रेनर बॉर्ग पास पड़ी कुर्सी पर बैठा था। अपने हाथों के नाखूनों को एक छोटे से चाकू से घिस रहा था। डिल्लन के अंदर दाखिल होते ही वो गुर्राया, कहां घुसे चले आ रहे हो तुम? यहां से फौरन बाहर निकलो। अरे देखते नहीं। डिल्लन ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वो फ्रैंक से बोला, हम लोग बाहर ही बैठे खेल देख रहे हैं। उसका इशारा साफ तौर पर यही था कि अगर फ्रैंक ने कोई गड़बड़ी करने की चेष्टा की तो उसे नुकसान पहुंच सकता है। तो जाओ बाहर ही बैठो, फ्रैंक बोला। डिल्लन वहां से नहीं हिला। वो बोला, देखो,
बात को गलत न समझो। हमारा इरादा यहाँ कोई बखेड़ा खड़ा करने का नहीं है। बॉर्ग फौरन अपनी कुर्सी से उठ बैठा और तेजी से डिल्लन के पास जा पहुंचा। क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? दफा हो जाओ यहाँ से, वरना। डिल्लन ने उसकी ओर घृणा भरी दृष्टि से देखा, फिर लापरवाही से मुड़ा और दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने एक बार फिर गर्दन घुमाई और बोला, हाँ तो फ्रैंक, याद रखना, लगभग 5वें राउंड के बाद। हाँ? फिर उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। जैसे ही वो वापस हॉल में पहुंचा, हॉल जोरदार तालियों की आवाज से गूंज उठा। दूसरी ओर गर्नी और मॉर्गन उसे सैलून की ओर बढ़ते हुए दिखाई दिए। डिल्लन भीड़ को चीरता हुआ उसके पास जा पहुंचा। वो दोनों बदमाश तो एक दूसरे से बुरी तरह भयभीत है। उसके नजदीक पहुंचने पर मॉर्गन ने उसे बताया, वो तो एक दूसरे की बाहों में ही समय बिताने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर गर्नी ने पूछा, फ्रैंक से मिल लिए क्या? डिल्लन ने सहमति में सिर हिलाया और अपनी बेल्ट में उंगलियों को फंसाए काउंटर के पास झुककर खड़े होते हुए उसने कहा, हाँ, वो ठीक ढंग से काम कर लेगा। गर्नी ने वॉर्बन का लार्ज बैग डाला और बोतल मॉर्गन की ओर बढ़ा दी। फिर पूछा, और सैंकी, उससे भी मिले तुम? डिल्लन बोला, हाँ, उसने अपना खोया हुआ आत्मविश्वास पुनः प्राप्त कर लिया है। अब उसे मालूम हो गया है कि ये कुश्ती मात्र दिखावा ही है। वो खुश है, फिर भी मुझे उसकी ओर से तसल्ली नहीं है। उसमें अभी भी कुछ घबराहट सी दिखाई देती है। मॉर्गन इन बातों से उकता रहा था, मगर खामोश ही रहा, क्योंकि वो डिल्लन से कुछ दबता था। इस बात का विषय बदलते हुए बोला, बेचारा बेचारा बच, उसके साथ बहुत बुरी बीती यार। क्या हुआ उसे? डिल्लन ने पलकें उठाते हुए पूछा। मैंने नहीं सुना, बोलो। गर्नी कुछ व्याकुलता सी महसूस करने लगा। उसने नजरें चुराते हुए अपने गिलास में विस्की डाली। डिल्लन ने कनखियों से उसकी ओर देखा। मॉर्गन धीरे से हंस पड़ा। वाह वाह, तुमने सुना तक नहीं है आज तक? वो हंसते हुए बोलने लगा, अरे ये तो बड़े मजे वाली बात है। उस छोटी सी छोकरी ने बेचारे बच की खोपड़ी ही तोड़ डाली। क्या बक रहे हो? डिल्लन ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। हाँ, लगती तो बकवास ही है, पर वास्तविकता ही है, मॉर्गन बोला। कल शाम जब बूढ़ा बच घर लौटा तो उसने छोकरी को बाहर वाले कमरे में किसी यार के साथ मौज मनाते पाया। वाह 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 वाह, क्या नजारा होगा। हाय हाय, काश मैं भी उस वक्त वहां मौजूद होता। उस समय छोकरी के जिस्म पर कपड़े की एक चिंदी तक नहीं थी, जानते हो। बच ने उसके यार को पकड़ ही लिया होता, किंतु वो खिड़की से कूदकर भाग गया। मेरे विचार से ये एक मजेदार सीन रहा होगा। कहते कहते मॉर्गन ने अपनी जांघ थपथपाई और खिलखिलाकर हंस पड़ा। डिल्लन ने घृणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। मॉर्गन कहता रहा, फिर बच ने अपनी पेटी खोली और उस छोकरी की पीठ की थोड़ी सी खालू धेड़ ही ली। उस जैसी वैश्या को ऐसी सजा मिलनी ही चाहिए थी। फिर क्या, ये छोकरी न जाने कैसे उसकी पकड़ से छूट गई और उसने एक कुर्सी उठाकर बच के सिर पर दे मारी। वो तब तक उस पर प्रहार करती रही जब तक कि बच बेसुध होकर जमीन पर गिर नहीं गया। अब बेचारा बच तो चारपाई पर पड़ा हुआ है और वो छोकरी घर का कामकाज संभाले हुए है। न जाने अपने आप को क्या समझने लगी है ये छोकरी। इस पर डिल्लन ने पूछा, और उसका वो यार कौन था? मात्र गर्नी की ओर देखने से ही उसे अपना उत्तर मिल गया। मॉर्गन ने कंधे उचका दिए। वो बोला, इसका पता नहीं मिल पाया। बच के विचार से वो लड़की को डरा धमकाकर उससे पूछना चाहता था कि उसके साथ था कौन। उसका विचार था कि लड़की धमकी में आकर उसे बता देगी, पर लड़की ने जुबान नहीं खोली। उसने अपने होठ सी लिए। ये बात उस भगौड़े के हित में ही रही, क्योंकि अगर बच उसे पकड़ लेता तो यकीनन उसकी गर्दन ही तोड़कर रख देता वो। गर्नी के चेहरे पर पसीना चुचुहा उठा।